हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई वे बिल के बारे में। डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी अपडेट्स के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ये आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको जनरेट करना होता है गुड्स की मूवमेंट करने से पहले पहले। अब गुड्स की मूवमेंट आप किसी भी रीज़न से कर रहे हैं, या आप सेल कर रहे हैं, या फिर आप जॉब वर्क के लिए गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई भी रीज़न है, तो उसके लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। जैसे आपका जीएसटी का अलग पोर्टल है, इनकम टैक्स का अलग है, वैसे ही आपका एक ई वे बिल का भी अलग पोर्टल है। तो उस पोर्टल पे जाकर आप ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं गुड्स की मूवमेंट करने से पहले पहले। जो पर्सन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसको अपने साथ वो ई वे बिल कैरी करना होता है। जब हम ई वे बिल जनरेट कर लेते हैं तो हमें एक यूनिक ई वे बिल नंबर एलोकेट किया जाता है, और जो तीनों पार्टीज़ के पास अवेलेबल होता है, सप्लायर के पास भी, रेसिपिएंट के पास भी, और ट्रांसपोर्टर के पास भी। जो ये डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं, सेंडर से रिलेटेड, रिसीवर से रिलेटेड, उसका एड्रेस, GSTIN वगैरह, गुड्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलती है, ट्रांसपोर्टर की भी डिटेल मिलती है। ये सब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्या इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है और आपको कहाँ कहाँ क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है। ओके, पर क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या हमें हर एक केस में ई वे बिल जनरेट करना होगा, चाहे हम 1000 रुपीज़ के गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे हम 1 लाख के गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, इसकी कुछ लिमिट्स सेट करी गई हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे ये पर्सन है ए जो कि सप्लायर है और ये हरियाणा की पार्टी है, और ये है बी जो कि रेसिपिएंट है और ये भी हरियाणा का ही है। ए ने बी को गुड्स सेल करी हैं। ओके, अब यहाँ पर ये इस पर ई वे बिल जनरेट करेगा या नहीं करेगा इन गुड्स के ऊपर, ये देखा जाएगा कि इसने कितने की गुड्स सेंड करी हैं इस चीज़ पर। अब यहाँ पर अगर इसने 50,000 से ज़्यादा की इसको गुड्स सेंड करी है, तब यहाँ पर आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। तो ये 50,000 की जो है ये लिमिट फिक्स करी हुई है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर एक स्टेट के लिए ये लिमिट है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग लिमिट्स हैं। अब मान लीजिए अगर यही पार्टी महाराष्ट्र की होती, तो यहाँ पर अगर हम इसे 60,000 की भी गुड्स सेल कर रहे होते, तब भी हमें यहाँ पर ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महाराष्ट्र की जो लिमिट है वो है 1 लाख। अगर हम यहाँ पे इसको, ये पार्टीज़ महाराष्ट्र की होती और हम इसको 1 लाख से ज़्यादा का सामान सेल करते, तब वहाँ पर आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता। ऐसे ही दिल्ली की लिमिट है 1 लाख। ओके, तो यहाँ पर भी अगर आप 1 लाख से ज़्यादा की गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। तो आपको कब करना है जनरेट, कब नहीं करना, ये आपको अपनी स्टेट की लिमिट देखकर फिर डिसाइड करना होगा। ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो लिमिट है 50,000 की, 1 लाख की, ये कौन सी लिमिट है? क्या ये टैक्सेबल वैल्यू है, या फिर ये इनवॉइस वैल्यू है, या फिर इसमें GST इंक्लूड है या नहीं है? कौन सी ये वैल्यू है? ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो लिमिट कैलकुलेट करनी है, ये आपकी इनवॉइस वैल्यू है। मतलब जिसमें आपका GST वगैरह सब कुछ इंक्लूड होकर लास्ट में जो आपकी टोटल फाइनल वैल्यू निकल कर आती है, ये वो लिमिट है। चाहे आप 50,000 देख रहे हैं, 1 लाख देख रहे हैं, तो आपको ये इनवॉइस जो प्राइस होता है आपका वो देखनी है, इनवॉइस की वैल्यू। ओके, और लिमिट कैलकुलेट करते टाइम पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपके बिल में कोई ऐसी गुड्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, GST के अंदर नहीं आती हैं, GST में एग्जेम्प्टेड है, तो आपको उन गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। अगर कोई ऐसे गुड्स आ जाती है तो उनको माइनस कर कर आप फिर उसके बाद अपनी ये जो लिमिट है 50,000 या 1 लाख, या फिर जो भी आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग फिक्स है लिमिट, तो आपको ये लिमिट उसके बाद कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इसमें एग्जेम्प्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए। ये मिस्टर ए है जो कि ट्रांसपोर्टर है, और मान लीजिए हरियाणा की पार्टी है। ओके, अब ये गुड्स लेकर जा रहा है 3 अलग अलग इन्वॉइस के, और तीनों इन्वॉइस जो है वो 20,000, 20,000, 20,000 के हैं, और इन पे ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप एग्रीगेट वैल्यू देखेंगे तो ये टोटल इसकी 60,000 की गुड्स हो गई हैं, टोटल ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर 50,000 से लिमिट एक्सीड कर रही है, और यहाँ पर ये जो पार्टी है ये है हरियाणा की। ओके, तो यहाँ पर आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है ए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये ई वे बिल को जनरेट करे। ओके, तो ये जो आपकी 50,000 की लिमिट है, ये आपको एग्रीगेट लिमिट देखनी है ट्रांसपोर्टर की, कि टोटल गुड्स जो है वो कितनी लेकर जा रहा है।
ओके अगर 50,000 से ज़्यादा लेकर जा रहा है तो वहाँ पर उसको ई वे बिल खुद जनरेट करना होगा, अगर सप्लायर या रेसिपिएंट में से किसी ने भी जनरेट नहीं किया है तो। ओके इसके बाद देखिए लिमिट जो हमने डिस्कस करी थी 50,000 और 1 लाख की, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं देखिए, सबसे पहले अगर आप इंटर स्टेट गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं जॉब वर्क के लिए, ओके अगर आप जॉब वर्क के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है ए जो कि प्रिंसिपल है और बी ये जो है हरियाणा की पार्टी है और जो है बी वो है जॉब वर्कर और ये दिल्ली की पार्टी है। तो ये जो प्रिंसिपल है ए ये गुड्स भेजता है बी को जॉब वर्क के लिए, ओके और जो इसने चालान बनाया है इसके ऊपर ये 10,000 का बनाया है। तो यहाँ पर इसकी जो लिमिट है ये 50,000 से कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इंटर स्टेट गुड्स की मूवमेंट करते हैं जॉब वर्क के लिए तो वहाँ पर आपकी ये लिमिट कंसिडर नहीं करी जाती। चाहे आप वहाँ पर 5,000 की भी जो है उसको गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ई वे बिल बनाना ज़रूरी है। ओके और ऐसे ही अगर आप कोई गुड्स भेज रहे हैं हैंडीक्राफ्ट के लिए, ओके जो पर्सन जीएसटी में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है, अगर कोई ऐसी गुड्स की हैंडीक्राफ्ट गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो 50,000 की लिमिट है वो नहीं देखी जाएगी। चाहे आप 10,000 की भी गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स की तो वहाँ पर आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। ओके तो ये इसकी ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद देखिए बात आती है कि कौन ई वे बिल जनरेट करेगा, किसको ई वे बिल जनरेट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टीज़ आती हैं, एक है सप्लायर, दूसरा है रेसिपिएंट और तीसरा है ट्रांसपोर्टर। तो अगर हम सप्लायर की बात करें तो सप्लायर की ड्यूटी बनती है इन 3 केसेस में ई वे बिल को जनरेट करने के लिए। अगर सप्लायर खुद रिस्पॉन्सिबल है गुड्स की मूवमेंट करने के लिए तो यहाँ पर सप्लायर जो है ई वे बिल जनरेट करेगा। मतलब ये वो वाला केस है जहाँ पर सप्लायर या फिर सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बायर तक खुद गुड्स पहुँचाए अपने किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ओके या फिर अगर वो खुद रजिस्टर्ड है और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो इन केसेस में सप्लायर को ई वे बिल जनरेट करना होता है। और रेसिपिएंट के केस में जहाँ पर जो बायर है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती वहाँ पर गुड्स की मूवमेंट के लिए, खुद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद सेलर के प्लेस पे जाकर गुड्स लेकर आए। और अगर वो खुद रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इन तीनों केसेस में रेसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ई वे बिल जनरेट करे। ओके ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बनेगी ई वे बिल जनरेट करने की, जब इन दोनों में से ना सप्लायर ने ना रेसिपिएंट ने दोनों में से किसी ने भी ई वे बिल जनरेट नहीं किया है और जो ट्रांसपोर्टर अपने साथ गुड्स कैरी कर रहा है उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और अगर वो किसी मोटराइज्ड व्हीकल के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी बनती है कि वो वहाँ पर ई वे बिल जनरेट करे। ओके फिर चाहे उसके लिए वो जीएसटी के पोर्टल में जीएसटी में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो वो मैंडेटरी नहीं है। अगर वो जीएसटी में भी रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी वो अपने आप को ई वे बिल के पोर्टल में रजिस्टर्ड कराकर वहाँ से ई वे बिल जनरेट कर सकता है। ओके उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ ई वे बिल। एक होता है नॉर्मल ई वे बिल जो आप हर एक सिंगल इनवॉइस पे एक सिंगल ई वे बिल जनरेट करते हैं। ओके दूसरा देखिए कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल। तो ये ई वे बिल कौन सा होता है, जब आपने बहुत सारे ई वे बिल अलग अलग इन्वॉइसेस के अगेंस्ट में जनरेट कर लिए हैं तो आप उन सारे ई वे बिल्स के अगेंस्ट एक सिंगल कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। उसी को हम कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल कहते हैं। जो ट्रांसपोर्टर है फिर वो अपने साथ एक सिंगल जो कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल जो है वो लेकर चलेगा। ओके उसको सारे इन्वॉइसेस सारे ई वे बिल्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप अलग अलग सारे इन्वॉइसेस के अगेंस्ट पे एक सिंगल ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। पहले आपको हर एक इन्वॉइस के अगेंस्ट एक उसका अलग सिंगल ई वे बिल जनरेट करना होगा, उसके बाद सभी का एक कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल अलग से प्रिपेयर होगा। उसके बाद देखिए वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। जब आप एक बार अगर ई वे बिल जनरेट कर देंगे तो वो आपका कब तक वैलिड माना जाएगा। तो इसमें भी आपके पास 2 केसेस हैं। एक नॉर्मल सिचुएशन के केस में जब आपकी जो गुड्स जो आप माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल गुड्स हैं तो वहाँ से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो 100 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पे ही है तो वहाँ पर आपकी ई वे बिल की लिमिट होगी 1 डे। और ऐसे ही हर
एडिशनल 100 किलोमीटर पर आपका एडिशनल 1 डे बढ़ता जाएगा। मतलब अगर 200 किलोमीटर है तो 2 डेज़ मिल जाएगी आपको वैलिडिटी। अगर 220 किलोमीटर्स है तो एक दिन और मिल जाएगा, वहाँ पर आपकी वैलिडिटी हो जाएगी 3 डेज़ की। ठीक है। ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो उस केस में जो आपकी लिमिट है वो 200 किलोमीटर्स तक अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी वैलिडिटी होगी 1 डे। अगर ऐसे ही हर एक एडिशनल 20 किलोमीटर्स पर आपका एडिशनल 1 डे बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर डिस्टेंस 345 किलोमीटर है तो यहाँ पर आपकी वैलिडिटी 4 दिन होगी। 4 दिन कैसे, 100 किलोमीटर तक की 1 दिन हो गई तो 300 किलोमीटर तक की 3 दिन हो जाएगी, और ये 300 अबव है तो यहाँ पर आपको 4 दिन मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर डिस्टेंस आपकी 45 किलोमीटर है तो यहाँ पर आपकी वैलिडिटी होगी 3 दिन। 20 किलोमीटर तक की 1 दिन हो गई, फिर 40 तक की 2 दिन हो गई। अब यहाँ पे 40 से ये ऊपर है तो यहाँ पर आपकी 3 दिन की वैलिडिटी मानी जाएगी। ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ई वे बिल जनरेट करते टाइम पे। तो आपको सबसे पहले चाहिए, जो भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपके पास जो इनवॉइस है या फिर बिल ऑफ सप्लाई है, या फिर अगर आप जॉब वर्क के लिए कोई गुड्स भेज रहे हैं तो डिलीवरी चलान या जॉब वर्क चलान है आपको, वो चाहिए। और इसके अलावा आपके पास ट्रांसपोर्टर की ID चाहिए आपको ई वे बिल जनरेट करते टाइम पे। व्हीकल नंबर, अगर आप बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप बाय रेल या बाय एयर और शिप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टर की ID के साथ साथ उसका डॉक्यूमेंट नंबर भी चाहिए और डेट भी चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट की है। ओके। अब यहाँ पर हमें ई वे बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम यहाँ पर ई वे बिल जो है जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ई वे बिल लेकर आने का मेन पर्पस यही था कि जो गुड्स की मूवमेंट है आप उनको ट्रैक कर पाएँ। जो ज़्यादा अमाउंट की गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे लिमिट सेट कर दी गई 50,000 से ज़्यादा की अगर कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट गुड्स, 1 लाख से ज़्यादा की कर रहे हैं, तो उन मूवमेंट्स को जो है आप ट्रैक कर पाएँ, टैक्स इवेजन अपना चेक कर पाएँ, और गुड्स की आपकी मूवमेंट हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो सारी GST लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी आपका एक पॉइंट होता है। जब आप ई वे बिल बना लेते हैं तो उसके बाद जो दूसरी पार्टी है उसको अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बतानी होती है। उस ई वे बिल पे सारी जो डिटेल्स हैं वो चेक कर कर कि सही है या नहीं है। तो उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। जिस दिन आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो चुकी है, आपका ई वे बिल बन चुका है, उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर या फिर गुड्स की डिलीवरी होने से पहले पहले, जो भी चीज़ पहले हो जाए, तो यहाँ तक आपको जो है अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बतानी होती है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं, नहीं बताते आपने एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, तो ये मान लिया जाता है खुद कि आपने ये जो सारी डिटेल्स हैं ये पढ़कर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली हैं। और एक आपके पास एक और पॉइंट होता है कैंसिलेशन और रीजनरेशन का। मान लीजिए अगर आपके ई वे बिल में कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलत चीज़ आपने उसमें एंटर कर दी है, गुड्स की वैल्यू, ट्रांसपोर्टर की कुछ डिटेल्स, कुछ भी रॉन्ग हो गया है, तो आप वहाँ पर उस ई वे बिल को उसी में करेक्ट नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर कैंसिल करके दूसरा नया ई वे बिल जनरेट करना होगा। ओके। तो कैंसिलेशन के लिए कैसे कर सकते हैं आप ई वे बिल? अगर आपने एक बार जनरेट कर दिया और अगर उसमें आपको कुछ मिस्टेक्स मिली है और आपने गुड्स अभी तक ट्रांसपोर्ट नहीं करी है, या फिर जो गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट कर दी हैं वो सारी उन डिटेल्स से मैच नहीं कर रही जो ई वे बिल में आपने डाली हैं, तो वहाँ पर आप ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप बाय SMS भी इसको ईज़िली जनरेट भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके। तो और ई वे बिल के पोर्टल पे भी जाकर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं अगर आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं करी है, या फिर अगर जो ई वे बिल में आपने डिटेल्स डाली है वो आपकी मैच नहीं कर रही जो आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करी है उनसे। लेकिन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये ई वे बिल कैंसिल करना होगा, उसके बाद आप एक नया ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। ए है, इसने गुड्स ट्रांसपोर्ट करी है दिल्ली से गुजरात, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्स 720 किलोमीटर, और इसने ई वे बिल जनरेट किया है 25/8/2021 को। तो आपको यहाँ पर वैलिडिटी बतानी है। तो वैलिडिटी हमने पढ़ी थी नॉर्मल केसेस में 100 किलोमीटर तक आपका एक दिन था, और हर एक एडिशनल 100 किलोमीटर में आपको एडिशनल 1 डे मिलता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो है आपकी 720 किलोमीटर, तो 7 दिन तो ऐसे ही हो गए, और 700 से अबव है तो यहाँ पर आपकी जो वैलिडिटी होगी ई वे बिल की वो होगी 8 डेज़।
सेकेंड देखिए, मिस्टर ए ने ई वे बिल जनरेट किया है 25/8/2021 को 10 AM पे। उसके बाद में उसको पता चलता है कि उसके ई वे बिल में कुछ मिस्टेक्स हैं, तो क्या वो उसी सेम ई वे बिल में चेंज कर सकता है? तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, आप उसी सेम ई वे बिल में चेंज नहीं कर सकते। आप उस ई वे बिल को जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर कैंसिल कर एक नया ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। एक बार अगर आपका ई वे बिल जनरेट हो गया तो आप सिर्फ उसमें अपडेट कर सकते हैं। कुछ भी आपको अगर अपडेट करना है तो उसमें कोई चीज़ कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, उसके एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेंड करी है बाय द ट्रांसपोर्टर मिस्टर सी, और मिस्टर ए और बी मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से किसी ने भी जो है ई वे बिल जनरेट नहीं किया है। तो यहाँ पर अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ई वे बिल को जनरेट करना? तो यहाँ पर बच जाता है ट्रांसपोर्टर मतलब मिस्टर सी, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अब एक फ्रेश ई वे बिल जनरेट करे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए सेंड गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली वर्थ ₹53,000, इज़ ई वे बिल रिक्वायर्ड? तो 53,000 की उसने गुड्स सेंड करी हैं, तो क्या यहाँ पर ई वे बिल रिक्वायर्ड है? क्योंकि दिल्ली की जो लिमिट है वो है 1 लाख, तो यहाँ पर ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। अगर 1 लाख से ऊपर की गुड्स होती तो यहाँ पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती। अब यहाँ पर 1 लाख से कम है तो यहाँ पर आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें और रहती हैं ई वे बिल के बारे में जो अभी हमें डिस्कस करनी है। काफ़ी सारे केसेस हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, तो वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पूरा प्रॉपर फॉर्मेट भी देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होती है, क्या नहीं डालनी होती है। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।